साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है साथियों। हम राजस्थान एसआई के लिए जो हिंदी सिलेबस रहता है, हिंदी विषय है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। साथियों, अब तक हमने जो पढ़ा है वह भाषा का क्रम, भाषा का विभाजन, और इसके बाद में हमने हिंदी विषय के बारे में जाना कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषी शब्द कौन से होते हैं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। उसके बाद में साथियों हमने व्याकरण के बारे में जाना कि व्याकरण जो है वह भाषा को सरल, सुगम, सुबोध बनाती है। और व्याकरण के अंग साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, भाषा हम परिवेश में सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं, लेकिन वह भाषा शुद्ध है या नहीं, इसके विषय का बोध जो है हमें व्याकरण के द्वारा होता है साथियों। तो व्याकरण जो है साथियों, वह भाषा को शुद्ध बनाने का काम करता है। और व्याकरण के 4 अंग है साथियों, जिसमें पहला अंग जो है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा वाक्य है। तो साथियों, सबसे पहले हम वर्ण के विषय में जानेंगे कि वर्ण किस प्रकार से रहते हैं, उनकी उत्पत्ति क्या है, उनका अर्थ क्या है और उनकी सूक्ष्म इकाई क्या है। तो साथियों, सबसे पहले बात करें वर्णों की उत्पत्ति, यानी वर्ण आए कहां से, वर्ण की उत्पत्ति क्या है, किस प्रकार से है। तो साथियों ध्यान दीजिए, वर्ण की उत्पत्ति जो हुई है व्री धातु से हुई है। वर्ण की उत्पत्ति किस धातु से हुई है साथियों? व्री धातु से हुई है। इसके बाद में हम बात करें कि वर्ण की उत्पत्ति व्री धातु से हुई है, यहाँ व्री का क्या अर्थ है? तो साथियों, जो व्री का अर्थ होता है वह होता है चुनना या वर्ण करना, चुनना या वर्ण करना। इसके बाद में हम बात करें साथियों कि वर्ण की सूक्ष्म इकाई क्या है, क्योंकि साथियों आपको पता है जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसे लिपिबद्ध करने से पहले वर्ण किस रूप में रहते हैं, वह उसकी सूक्ष्म इकाई है। तो साथियों, वर्ण की जो सूक्ष्म इकाई है वह ध्वनि है, क्योंकि साथियों सबसे पहले हम वर्ण को सुनते हैं, उसके बाद में उसे लिपिबद्ध करते हैं, वर्णित रूप देते हैं। तो बात करें इसकी परिभाषा की, तो साथियों जो ध्वनि का अखंडित स्वरूप होता है वह वर्ण होता है। हम बात करें ध्वनि का जो अखंडित स्वरूप है साथियों, वह क्या है? वर्ण है। यानी जो ध्वनि है उसका जो अखंडित का मतलब होता है साथियों जिसको हम खंडित ना कर सकें, जिसे हम टुकड़े में न बांट सकें। और ध्वनि के अखंडित, अब ध्वनि जब तक अखंडित है, जब तक आप उसे वर्णित रूप नहीं देते साथियों, तब तक वह अखंडित है। लेकिन जैसे ही जो ध्वनि आपने सुनी है उसका आप स्वरूप बनाते हैं, फिर वह ध्वनि न रह करके वर्ण रूप में रहती है साथियों। जैसे आपने उच्चारण किया क, अब जब तक आपने उच्चारण किया है क का, मेरे कानों तक ध्वनि पहुंची, तब तक वह ध्वनि है, अखंडित रूप है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे वर्णित रूप दिया तो साथियों ये ध्वनि नहीं, ये क्या हो गया साथियों? वर्ण रूप में हो गया। उसके बाद में हम बात करें साथियों, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? आप जानते साथियों हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है, और देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? तो ध्यान दीजिए साथियों, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या जो है साथियों वह 52 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 52 बताई गई है। उसके बाद हम बात करें कि जो है कुल वर्णों की संख्या, यानी मूल वर्णों की संख्या वह कितनी है? तो साथियों ध्यान दीजिए, कुल वर्णों की संख्या या मूल वर्णों की संख्या 42 है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो 42 है। अगर मूल स्वर पूछा जाए तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मूल स्वरों की संख्या अगर ह्रस्व में पूछा जाए तो 4 है, अगर संपूर्ण पूछा जाए तो 11, और अगर कहा जाए कि कुल व्यंजन कितने हैं तो साथियों 33 है। ये क्वेश्चन हमें बढ़िया से पढ़ना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुल
इतना सोचते हैं और पहला ऑप्शन 44 होता है और वहां हम ऑप्शन टिक करके जो गोला है हम काला कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो हमें यहां कुल के बाद में जो शब्द रहता है उसको भी जानना है कि वह कुल वर्णों के बारे में पूछ रहा है कि कुल व्यंजनों के बारे में या कुल स्वरों के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद में हम बात करें साथियों वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के दो प्रकार हैं साथियों। वर्ण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, जिसमें एक स्वर आ जाता है साथियों और एक व्यंजन। एक पहला क्या स्वर और दूसरा जो है साथियों वह व्यंजन के रूप में रहता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि जो वर्ण के प्रकार हैं, आपको बता चुका हूं वर्ण के कितने प्रकार हैं साथियों, दो प्रकार हैं, एक स्वर है और एक क्या है? व्यंजन। तो जिसमें स्वर जो है, अब देखिए साथियों स्वर का मतलब क्या है? स्वर का मतलब है स्वतंत्र उच्चारित ध्वनि। स्वतंत्र उच्चारित ध्वनि जो होती है साथियों वह स्वर होती है। उसके बाद में हम बात करें व्यंजन, तो ध्यान दीजिए व्यंजन जो है यानी हलंत युक्त वर्ण व्यंजन होता है। हलंत युक्त वर्ण व्यंजन होता है, या हम कह सकें कि परतंत्र उच्चारित ध्वनि, या हम कह सकें परतंत्र उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है साथियों? व्यंजन कहलाती है। परतंत्र उच्चारित ध्वनि जो होती है वो व्यंजन के रूप में, और स्वतंत्र उच्चारित ध्वनि है वह स्वर के रूप में। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि निर्बाध स्वरूप से या निर्बाध ध्वनि किस रूप में रहती है? तो स्वर के रूप में रहती है, और बाधा सहित उच्चारण किसका होता है? तो व्यंजन का होता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों स्वर के बारे में, तो स्वर यानी स्वतंत्र उच्चारित होने वाली ध्वनि। उसके बाद में हम बात करें निर्बाध उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो ध्यान दीजिए साथियों निर्बाध उच्चारित होने वाली ध्वनि भी क्या है? स्वर है, और स्वतंत्र उच्चारित होने वाली ध्वनि भी स्वर है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि कुल स्वर कितने हैं। ध्यान दीजिए साथियों, आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कुल स्वर कितने हैं, तो ध्यान दीजिए जो कुल स्वर माने गए हैं वे 11 माने गए हैं। कुल स्वर कितने हैं साथियों? 11। उसके बाद अगर हम जाने कि स्वर के प्रकार कितने हैं, तो स्वर के दो प्रकार हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। स्वर के अगर प्रकार पूछा जाए तो स्वर के दो प्रकार हैं साथियों, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा जो है वह दीर्घ स्वर है। अब हम बात करें कि ह्रस्व स्वर किस रूप में रहते हैं, तो ध्यान दीजिए ह्रस्व स्वर का उच्चारण, हर्ष स्वर की परिभाषा कह सकते हैं या हर्ष स्वर की विशेषता कह सकते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए मुख आकृति जब लघु रूप में रहती है तो ह्रस्व स्वर रहता है, यानी हर्ष स्वर का जब उच्चारण करेंगे तो हमारी मुख की आकृति जो है वह लघु रूप में रहती है। अब साथियों आप जानते हैं जब मुख आकृति लघु रूप में रहेगी तो उच्चारित ध्वनि में जो समय है साथियों वह भी कम लगेगा, और वायु का दाब या वेग भी क्या लगेगा? कम लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि उच्चारण में जो समय है वह क्या लगता है साथियों? कम लगता है, और एक ही श्वास में उच्चारण रहता है, यानी इन ह्रस्व स्वरों का जो उच्चारण है साथियों वह एक ही श्वास में उच्चारण किया जाता है। अब हम बात करें कुल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो साथियों ध्यान दीजिए कुल ह्रस्व स्वर जो होते हैं वे 4 होते हैं। कुल ह्रस्व स्वर होते हैं कितने? 4 होते हैं। अब ह्रस्व स्वर को क्या कह सकते हैं साथियों? लघु स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा ह्रस्व स्वर को साथियों हम क्या कह सकते हैं? इसको मूल स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर कह सकते हैं। इसके अलावा इसको हम क्या कह सकते हैं साथियों? मूल स्वर भी कह सकते हैं। अब बात करें कि ह्रस्व स्वर को और किस रूप में हम नाम दे सकते हैं, तो ह्रस्व स्वर को हम आदि स्वर के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि साथियों सबसे पहले जो ह्रस्व स्वर
जो थे या मूल स्वर जो थे या लघु स्वर जो थे उनकी उत्पत्ति सबसे पहले मानी गई है, और जिसको हम जानते हैं साथियों ए के रूप में, ई के रूप में, उ के रूप में और री के रूप में। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं साथियों, जिनको हम ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, आदि स्वर के नाम से जान सकते हैं। इसमें और क्वेश्चन कैसे रह सकता है साथियों, देखिए और क्वेश्चन कैसे रह सकता है, आदि स्वर के अलावा इसको प्रारंभिक स्वर भी कहा जाता है। साथियों मैं आपको वापस बताना चाहूंगा, ये जो हम विषय पढ़ रहे हैं ये स्वर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर जो स्वरूप है उसका बताया गया है, जिसको हम लघु स्वर कह सकते हैं, मूल स्वर, आदि स्वर। इसके अलावा इसको हम प्रारंभिक स्वर के रूप में भी जान सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रारंभिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो साथियों ध्यान दीजिए 4 है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि निम्न में से प्रारंभिक स्वर कौन सा है, तो साथियों आपको पता होगा 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 जो हैं वो भिन्न होंगे, जिनको हम दीर्घ स्वर में कह सकते हैं, लेकिन एक जो होगा वह प्रारंभिक स्वर के रूप में होगा। तो साथियों उसके बाद में हम बात करें ह्रस्व स्वर को और क्या नाम दे सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ह्रस्व स्वर जो है उसमें समय कम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मुख आकृति लघु रूप में रहती है, अतः समय कम लगेगा, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं साथियों? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यहां उच्चारण करने पर मात्रा का जो समय रहता है वह कम रहता है, यानी एक मात्रा के रूप में रहता है। और इसकी संख्या जो है साथियों कितनी है? 4 है। संख्या कितनी है? 4 है साथियों। उसके बाद में हम बात करें कि दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं साथियों? तो दीर्घ स्वर को हम कितने हैं, किस प्रकार से हैं, तो ध्यान दीजिए। दीर्घ स्वर में मुख आकृति जो है वह दीर्घ रूप में रहती है, यानी मुख जो है वह हर्ष स्वरों की तुलना में कुछ ज्यादा खुलता है। जब मुंह ज्यादा खुलेगा तो साथियों सीधी सी बात है, इसमें समय दुगना लगेगा। समय दुगना लगेगा तो वायु का दाब या वेग है वह भी अधिक रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि उच्चारण में समय क्या लगता है? दुगना लगता है। और दीर्घ स्वर में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दीर्घ स्वर में बलाघात अधिक रहता है। बलाघात का मतलब वायु का वेग या दाब क्या रहता है? अधिक रहता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर आपसे कहा जाए कि किन स्वरों में वायु का वेग, दाब या बलाघात अधिक रहता है, तो साथियों दीर्घ स्वरों में। लेकिन यही क्वेश्चन उल्टा इस प्रकार पूछा जाए कि किन व्यंजनों में वायु का दाब, वेग या बलाघात अधिक रहता है, तो साथियों ध्यान देना ऊष्म व्यंजनों में वायु का वेग या दाब जो है साथियों अधिक रहता है। ये आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों। अब बात करें कि कुल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो कुल दीर्घ स्वर जो होते हैं साथियों वह 7 होते हैं। कुल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और दीर्घ स्वरों को और क्या नाम दे सकते हैं साथियों? तो दीर्घ स्वर जो 7 होते हैं इनको हम और क्या नाम दे सकते हैं? तो दीर्घ स्वरों को साथियों ध्यान दीजिए गुरु स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, यानी इसमें मात्रा जो है साथियों दुगनी रहती है। अब बात करें, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। यहां दीर्घ का मतलब साथियों बड़ा होता है और गुरु का मतलब भी बड़ा होता है। साथियों आपको पता है हिंदी साहित्य में जब छंदों की गणना होती है तो वहां लघु और गुरु को एक मात्रा के रूप में जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गुरु स्वर वे होते हैं जहां पर ह्रस्व स्वरों की तुलना में समय या उच्चारण ज्यादा रहता है। अब बात करें कि जो दीर्घ स्वर होते हैं साथियों वे 7 हैं, और इन 7 के अंदर से भी साथियों जो क्वेश्चन रहता है वह है
किस प्रकार रहेगा वो हम जानते हैं। साथियों ये दीर्घ स्वर जो है ये 7 हैं। जैसे आपको पता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। साथियों इनका उच्चारण भी हमें शुद्ध रूप से पता होना चाहिए ताकि हम इस विषय में त्रुटि न कर पाए। साथियों मैं बात करूंगा जो आ का निर्माण होता है साथियों वह किस रूप में होता है। देखिए आ का निर्माण जो होता है साथियों वह ए प्लस ए के योग से आ का निर्माण होता है। उसके बाद में मैं बात करूं ह्रस्व ई और ह्रस्व ई को मिलाकर के दीर्घ ई का निर्माण होता है और उ ह्रस्व व ह्रस्व उ को मिलाकर के दीर्घ उ का निर्माण होता है। अब बात करें जो बाकी की जो 3 हैं, बाकी की जो 4 हैं उनका क्या स्वरूप रहेगा, तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन है वो अभी इस विषय में जान लेते हैं कि इनके अंदर से क्वेश्चन एग्जामिनर हमें कैसे करेगा। साथियों एक बात पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि यहाँ जो दोनों तरफ वर्ण है साथियों, देखिए दोनों तरफ वर्ण जो है साथियों वह समान वर्ण है। दोनों तरफ वर्ण है वह समान वर्ण है। समान वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान एक होता है। अतः ध्यान दीजिए ये समान वर्ण है इसलिए इनको सवर्ण स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है साथियों, सवर्ण स्वर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ही जाति यानी एक ही स्थान से उत्पन्न हुए हैं इसलिए इनको सजातीय स्वर भी कहा जाता है। कौन से स्वर कहा जाता है साथियों, सजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक है इसलिए इन्हें समान स्वर भी कहा जाता है। अब आगे हम बात करें कि जो बाकी के 4 हैं साथियों इनका क्या स्वरूप रहता है, इनका निर्माण उत्पत्ति कैसे रहती है वह हम इस विषय को समझते हैं साथियों। जैसे कि ए, ऐ, ओ, औ इनका जो निर्माण है वह कैसे रहता है। तो साथियों बात करेंगे अपन कि ए प्लस ए धन, क्योंकि प्लस को हिंदी में धनात्मक रूप से जाना जाता है, तो ए धन ई का योग करने से साथियों किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। उसके बाद में हम बात करें ए धन ए का योग करने से ऐ यानी वर्दी आदेश जो स्वरूप ए का बनता है। उसके बाद में हम बात करें ए धन उ का योग करने से ओ का निर्माण होता है और ए धन ओ का योग करने से औ स्वर का निर्माण होता है। अब साथियों हमें यहाँ एक बात जाननी बड़ी ही जरूरी है कि क्या यहाँ दोनों तरफ वर्ण समान है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों तरफ जो वर्ण है समान नहीं है। अतः समान वर्ण नहीं है, अलग अलग वर्णों के योग से ये वर्ण बने हैं। अतः इनको असवर्ण स्वर कहा जाता है। साथियों विषय को समझना है, असवर्ण स्वर कहा जाता है यानी कि यहाँ वर्ण जो है वो समान नहीं रहते। इसके अलावा इनको विजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है वह अलग अलग उच्चारण स्थान से हुई है। जैसे कि ए की उत्पत्ति कंठ से, इसकी तालु से, इसकी कंठ और इसकी कंठ तालु, इसकी कंठ और इसकी ओष्ठ और इसकी कंठ और इसकी कंठोष्ठ, यानी अलग अलग स्थान से इनकी उत्पत्ति हुई है। अतः इनको विजातीय स्वर कहा जाता है। इसके अलावा साथियों इसको संयोग स्वर भी इन चारों को कहा जाता है। इसके अलावा इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है साथियों वह संयुक्त रूप से होता है। संयुक्त रूप से इनका उच्चारण स्थान रहता है। जैसे कि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ऐ का भी कंठ तालु, इसका कंठोष्ठ और इसका भी कंठोष्ठ, यानी कंठ धन ओष्ठ दोनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से बोला जाता है। अतः इनको संयुक्त स्वर कहा
जाता है। इसके बाद में हम बात करें साथियों कुछ और जो स्वर हैं उनके विषय में हम जान सकते हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ नवीनतम स्वर किस रूप में रहते हैं। तो साथियों नवीनतम स्वर जो हैं उनकी संख्या जो है 2 है और ये कौन कौन से रूप में हैं, ऐ और औ। ये दो जो स्वर हैं साथियों इनका निर्माण अन्य स्वरों के बाद हुआ है, अतः इनका नाम क्या रखा गया है एग्जामिनर की ओर से, नवीनतम स्वर के रूप में रखा गया है। मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूंगा साथियों कि ये नवीनतम स्वर क्यों नाम पड़ा। साथियों आपको पता होगा कि ये जो 3 हमारे मूल स्वर होते हैं, साथियों री भी मूल स्वर रहता है लेकिन री में संशय है क्योंकि वहां 2 ध्वनि रहती है, रे की और ई की, इसलिए इनको उच्चारण के रूप से मूल स्वरों में नहीं लिया गया। या आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो आगे की क्लास में हम जानेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है ये ए, ई और उ जिनको हम मूल स्वर कहते हैं, इन्हीं के योग से अन्य स्वरों का निर्माण होता है। जैसे कि ए प्लस ए किया तो आ बन गया साथियों, उसके बाद में हम ई प्लस ई किया तो दीर्घ ई बना, उसके बाद में उ प्लस उ का योग किया तो दीर्घ उ बना, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। लेकिन ए प्लस ई का योग करेंगे तो साथियों ए का निर्माण होगा और ए प्लस उ का योग करेंगे तो साथियों ओ का निर्माण होगा। अब बचे 2 साथियों, जैसे कि ए धन ए का निर्माण करेंगे तो आई का योग रहेगा यानी आई का निर्माण होगा, और ए का और ओ का योग करेंगे तो औ का निर्माण होगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये 2 स्वर जो हैं इनकी उत्पत्ति बाद में हुई है, अतः ये नवीनतम स्वर कहलाते हैं साथियों। साथियों ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसको समझना है बढ़िया से कि ये नवीनतम स्वर के रूप में कैसे रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों कि ये नवीनतम स्वर के रूप में कैसे रहते हैं, किस प्रकार से ये विषय को हमने जाना, यानी ए, ऐ और औ के रूप में रहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे आगत स्वर। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि आगत स्वर कौन सा होता है, कितने होते हैं, इस विषय में भी संशय रहता है। तो साथियों आगत स्वर जो है वह एक है, और वह कौन सा है साथियों, ओ। कौन सा है, ओ। इसका जो प्रयोग होता है साथियों वो विदेशज शब्दों में होता है। किन शब्दों में होता है, विदेशज शब्दों में। और विदेशज शब्दों में भी किस भाषा में होता है, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में होता है। क्योंकि आपको पता है साथियों आगत स्वर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जो स्वर है ये इंग्लिश की भाषा से आया और हिंदी भाषा में प्रचलित है। आप जो कॉलेज शब्द बोलते हैं साथियों, उसमें कॉलेज में जो ओ की ध्वनि रहती है वह इसी आगत स्वर की रहती है। और कॉलेज शब्द जो है साथियों वह एक विदेशज शब्द है। इसके अलावा आप जैसे कॉमन शब्द बोलते हैं, हॉल शब्द बोलते हैं, बॉल कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, ये सभी के सभी शब्द विदेशज हैं। और इनमें जो प्रयुक्त स्वर है साथियों वह आगत स्वर है। इसके बाद में हम बात करें अनुनासिक स्वर कौन सा है, तो साथियों इसके विषय में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत बार इसके बारे में जान चुके हैं, क्योंकि हम इसको अपनी भाषा में नाम देते हैं जो कि चंद्र बिंदु के रूप में हम इस स्वर को कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये अनुनासिक स्वर है। और ये अनुनासिक जो स्वर है, चंद्र बिंदु वाला जो स्वर है साथियों, ये स्वर में किन स्वरों में रहता है, तो साथियों ध्यान दीजिए ये ए के रूप में रहता है, इसके अलावा किस रूप में रहता है, आ के रूप में, इसके अलावा ई के रूप में, इसके अलावा उ के रूप में, इसके अलावा दीर्घ उ के रूप में, और इसके अलावा ए के रूप में रहता है। ये भी साथियों ध्यान दीजिएगा इनमें तो मूल रूप में रह सकता है, लेकिन इनमें जो है मूल रूप में
इनमें मूल रूप में रहता है, इसमें भी मूल रूप में, इसमें भी मूल रूप में, और इन बाकियों सब में ये मूल रूप में रहता है, लेकिन मात्रा रूप में नहीं रहेगा। इनमें जैसे ई में मात्रा रूप में नहीं रहेगा, ऊ में नहीं रहेगा, और दीर्घ ऊ में नहीं रहेगा, और ए में मात्रा रूप में नहीं रहेगा। यानी कि इनका जो चंद्र बिंदु का जो प्रयोग है वह मात्रा रूप में नहीं रहेगा, मूल रूप में रहेगा। निरनुनासिक कौन से होते हैं साथियों? जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता, वे निरनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे कि आपको पता है ए, जैसे कि आ, जैसे कि ई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आगे की क्लास में हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार से इनका वर्गीकरण रहता है, इनकी कुल संख्या कितनी रहती है, ये कल की क्लास में हम जानेंगे साथियों। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें साथियों, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी जो भी अपडेट है, क्लास जो है सीक्वेंस वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी और हमारा अपडेट जो है आप तक पहुंच पाए। इसलिए साथियों एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट में, और आप मेहनत से, दिल से इस परीक्षा के लिए पूर्व से ही, अभी से आप अगर तैयारी में जुट जाते हैं साथियों, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके कंधे पर भी स्टार चमकेंगे साथियों। धन्यवाद।